दिनेश जी, अगर हम आपसे ये अगर जानना चाहें कि जो भूगोल है जहाँ से आप अपनी कविताओं के लिए और ख़ास तौर पर जो छंद वाली कविताएं हैं उनके लिए आप ध्वनि और छंद और लय लेते हैं, वो उसका अगर आप कुछ हमारे लिए कुछ स्मृति आप संजोना चाहें तो स्वागत रहेगा। आप हमें बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ और किस माहौल में, और आज जब उन कविताओं पर उन पुराने छंदों की यादें आप पर ताज़ा होती हैं तो वो कैसा है? मेरा गांव है नरवल, कानपुर जिले का देहात। गंगा से कोई 5 या 6 मील की दूरी पर गंगा जमुना की अंतर्वेदी में है और वहाँ पर बैसवाड़ी बोली बोली जाती है। बैसवाड़ी अवधी का एक रूप है जिसमें बहुत हल्का सा बुंदेली प्रभाव है। यद्यपि मैं उसे मूलतः अवधी ही मानूंगा। जैसे जैसे आप जमुना की ओर बढ़ते हैं तो बुंदेली का प्रभाव बढ़ता जाता है और जैसे जैसे गंगा की तरफ आते हैं तो अवधी का प्रभाव बढ़ता जाता है। अब जहाँ तक भाषा के लय, भाषा के स्वभाव और भाषा के जो अलग अलग रूप हैं वो खुद ही, क्योंकि 4 4 कोस में भाषा बदलती है। और मैं इलाहाबाद में रहा, मैं बनारस में रहा, मैं बिहार में रहा, आसाम में रहा, बंगालियों के बीच में काफ़ी रहा, इधर पछाड़ में काफ़ी लंबे समय से हूँ, तो मुझे काफ़ी लंबे भूभाग में रहने का अवसर मिला है। और मुझको उन भाषाओं की जो अंतरलय है, यानी भाषाओं की जो अपने स्वभाव है, अपने मिजाज हैं, अपने अपने टेम्परेचर्स जो हैं भाषाओं के, उनको मुझे पहचानने का शायद थोड़ा सा मौका मिला। क्योंकि लोगों के साथ बहुत बड़ी तादाद में, काफ़ी लोगों के साथ काम करने, नौकरी के सिलसिले में काम करना पड़ता था, जनसंपर्क बहुत होता था। तो भाषाओं के आरोह अवरोह, उनके शब्दों के अंतर गुम्फन, शब्दों के क्या कहेंगे विन्यास, या शब्दों की जो छटा है, वो अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरीके से देखने को खूब मिली। अब रेलवे की नौकरी में तो खूब ही मिली। ऐसे में कविता जो है, आप अगर किसी यान में यात्रा कर रहे हो, उसकी गति बहुत तेज हो और वहाँ पर आप भाषाओं से भी टकरा रहे हो, लोगों की बोलियों से और उनके विषयों, उनके दुख सुख और तमाम कथाएं आपके आसपास दौड़ती हुई उस डिब्बे में चल रही हूँ। अब सोचिए आप, तो ऐसे में अगर कविता लिखी जाएगी तो उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या ना आएगा, बहुत कुछ आता है। तो इन सब चीज़ों से, रेलगाड़ी की धड़कन तक से मुझको जो है भाषा की लय मिली है, मैं ये मानता हूँ। और सबसे ज़्यादा तो लोगों से ही मिली है। मतलब अपने अंतर्मन से तो कोई लय पैदा नहीं होती है, वो पैदा की भी नहीं जा सकती। तो ये ज़्यादातर स्मृतियाँ जो हैं लोगों की ही हैं, जो कि लोगों के बोलने के अपने इन्फ्लेक्शंस, उनके आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव, सुख दुख, उसी को ध्वनित करती हैं। आप अपने कवि कर्म और जो जिस कवि कर्म के बारे में अभी आप कह रहे थे, यानी कुल मिलाकर जो साहित्य की स्थिति है और ख़ासतौर से कविता की, और उसमें आप का जो स्वर है उसको लेकर आप अपनी तरफदारी में, अपनी बचाव में, या आप क्या कहते हैं, और ख़ासतौर से जो समय सामने गुजर रहा है उसमें कवि को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? ज़ाहिर है कि वो आपकी अपनी सूझबूझ है जिससे आप रिएक्ट कर रहे हैं और आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं जो आप दूसरे कवियों से रखते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है और जो समय है जिसके बीच एक संवेदनशील कवि दिनेश कुमार शुक्ल रह रहा है, वो कैसे इस समय पर टिप्पणी कर रहा है, मतलब कविता से अलग? सबसे बड़ी ज़रूरत है कविता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे। कविता अगर लोगों की ज़बान से उतर गई तो इसका सबसे बड़ा बुरा असर तो ये होगा कि भाषा बहुत कमज़ोर और बहुत निर्जल और बहुत ही गरीब होती जाएगी दिनों दिन। भाषा की सारी संवेदनशीलता, भाषा का सारा जीवन रस समाप्त हो जाएगा अगर लोगों की ज़बान से कविता उतर गई। अभी भी पूरी तरह कविता नहीं उतरी है तो इसका कारण है तुलसीदास, कबीर और कुछ हद तक निराला, नागार्जुन और त्रिलोचन तक के लोग। उसके बाद धीरे 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 कविता इस तरीके से बौद्धिक
छद्म में अपने को फंसाती चली गई है कि वो लोगों से दूर होती गई है। लब्बो लुबाब कुल सबसे बड़ा ये प्रमाण है कि कविता, हिंदी कविता के मंच पर कोई भी गंभीर कवि जा करके अब कविता पाठ करके पाठक से संवाद बनाने की हैसियत नहीं रखता है। ऐसा उर्दू में नहीं है, ऐसा बंगला में नहीं है, ऐसा मराठी में नहीं है, और तमाम भाषाओं में ऐसा नहीं है। लेकिन हिंदी में ये छद्मराग कुछ ऐसा बुरी तरीके से जकड़ गया है, ये लगभग 25-30 साल में खास करके, या तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि प्रतिभा की कमी, ये तो गलत होगा, क्योंकि किसी भी जाति में प्रतिभा की कमी होती जाए ये तो संभव ही नहीं है। किसी भी भाषा में प्रतिभा तो है, परिस्थितियां भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक कविता में खास कर से करके एक पावर पॉलिटिक्स घुसी हुई है। इस कविता की ये जो पावर पॉलिटिक्स है, इसको दुर्भाग्य से लघु पत्रिकाएं भी बड़ा मदद कर रही हैं। कविता, यहाँ तक कि अखबारों में भी इस कविता की पावर पॉलिटिक्स घुसी हुई है। अगर आप पत्रकार हैं तो पता लगा आप बहुत बड़े कवि भी, आप पता लगा कि आप किसी तरीके से विश्वविद्यालय से संबंधित हैं तो आप बहुत बड़े कवि भी हैं। ये हट करके ये जरूर जाहिर है कि कुछ बड़े अच्छे पत्रकार कवि हैं, कुछ बड़े अच्छे प्राध्यापक भी कवि हैं, ये सब चीज़ें संभव हैं। लेकिन सिर्फ इन्हीं के बीच में अगर कविता रह गई और जीवन के बाहर से कविता नहीं आई, और कविता अपनी भाषा हिंदी के स्वभाव को लेकर नहीं आई। हिंदी का स्वभाव ही बोलियों का स्वभाव है, बोलियों से ही भाषा अपना रस सत्य लय खींचती है। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत जोर है वो लय को ही लेकर नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह के साइड लाइन कर देना चाहते हैं कि ये सिर्फ छंद और लय की बात हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। छंद और लय के साथ बहुत कुछ आने वाला है कविता में। केवल लय और छंद ही नहीं है, इसके साथ जो लोक रंग है सबसे बड़ा, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और लोक रंग को अनुवाद की भाषा वाली कविता कभी नहीं ला सकती, वो आएगी तो अपनी ही भाषा में। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोक लय जिसको कहते हैं, यानी वास्तव में वो लोक लय पकड़ करके लाइए। लोक लय निराला जी के पास थी। निराले जी कहाँ कहाँ से उठाते थे, देखिए मैं आपको एक कविता बताता हूँ। एक बड़ी कठिन कविता है, शिशिर की शर्वरी हिंस्र पशुओं भरी। और इसका जानते हैं इसका उत्स कहाँ है? बैसवाड़े की कहावत है, जब सीकुर तन्नान तब भेड़ाहा मन्नान। यानी शिशिर में गेहूं का सीकुर जो है वो कड़ा होने लगता है, और तब भेड़िया जो है वो मन्ना के निकलता है। तब वो निराला उस शिशिर की शर्वरी कहाँ से उठाते हैं और कविता में कैसे बदल देते हैं। मैंने भी इसी बिंब का प्रयोग एक कविता में किया है, चैत की चौपही में। क्योंकि अब गेहूं जरा जब बाद को पकता है, वाकई चैत के बाद बैसाख तक आकर के पकता है। निराला की सारी कविता इसी प्रकार मुक्तिबोध का पाठ देखिए आप। मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं, अद्भुत पाठ है। यहाँ तक कि धूमिल का पाठ देखिए, यानी वो पाठ की परंपरा में तो कहूँगा धूमिल तक बरकरार है। और उसको बात को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना वगैरह ने बात को उठाने की कोशिश भी की है। यद्यपि वो लोग परिमल से बहुत दिनों तक उनका रहा, बावजूद उसके बात को काफ़ी उठाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद मुझे दिखता नहीं है। गोरख तो असमय में ही चले गए। गोरख ने शुरू भी किया प्रयास और खूब गीत लिखे उन्होंने और लिखते, लेकिन उसके बाद कविता से जोड़ने का जब तक काम नहीं होगा वो लोक रंग नहीं आएगा। लोक रंग लोक गीत न समझा जाए, लोक संस्कृति न समझी जाए, उन अर्थों में जिन अर्थों में एथनिक शब्द समझा जाता है उन अर्थों में न समझा जाए। इसका मतलब ये है कि कविता अपनी भाषा के मुहावरे में आवे। कविता अंग्रेजी कविताओं के अनुवाद के मुहावरे में ना आवे। कविता उस तरीके से गद्य होकर आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है, लेकिन उस तरीके का वो प्रोज जो ट्रांसलेटेड प्रोज है उस रूप में ना आवे, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर हिंदी कविता तो समाप्त हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी और कुछ लोगों ने शुरू भी किया है। मैं सिर्फ लय और छंद की ये वापसी कह करके मेरी कविता को, बहुत सारे लोग कहते हैं, इतिश्री न कर दी जाए। मैं उसके साथ और भी कुछ कहना चाहता हूँ, शायद मैं प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तरीके से अपने को, लेकिन हिंदी भाषा का पूरी सुगंध
जब तक नहीं लाई जाएगी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से उठा करके, तब तक कविता को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकेगा। ये जो आप ट्रांसलेटेड पोएट्री या क्या, मैं समझ नहीं पाया, ये क्या आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा लगता ये है, तो साफ लग रहा है कि एक निराला की परंपरा की आप बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गड़बड़ी पैदा हो रही है आपकी नज़र से, वो ट्रांसलेटेड समथिंग जो आप कह रहे हैं वो ज़रा स्पष्ट कीजिए कि क्या? मेरा अर्थ ये नहीं है कि वो ट्रांसलेटेड है, मेरा अर्थ ये है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो हम किसी और भाषा के स्वभाव को पकड़ न पा रहे हों और हिंदी में ज्यों का त्यों उल्था कर दे रहे हों, उसको ला करके वहाँ पर सिर्फ शब्द की जगह शब्द धर देना, कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। कविता में सिर्फ शब्द ही नहीं आते हैं, शब्दों के साथ चहल पहल भी आती है भाषा की, और भाषा की बहुत सारी चहल पहल शब्दातीत होती है। वो आती है भाषा की के घुमक्कड़पने के साथ, भाषा के की जो लोच है उसकी उसकी जो एक अपनी गत है उसके साथ आती है। वो इस कविता में, जो कि दुर्भाग्य से अज्ञेय जी के बाद, वैसे अज्ञेय में वैसे पूरा नहीं है, अज्ञेय में बहुत सारी कविताएं बहुत ही अच्छी हैं जो कि जनता में भी सीधे मंच पर जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद के अधिकांश कवियों में, चूंकि मुझे ऐसा लगता है उनका शायद लोक भाषाओं से संपर्क बहुतों का नहीं रहा है, संभवतः मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से भोजपुरी क्षेत्र के कवियों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी और जगहों के कवियों का गांव की भाषाओं से, बोलियों से बहुत संपर्क नहीं रह गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि जीवन का रस जो है भाषा का जल है कविता, ये करके मैं मानता हूँ, और वो जल के स्रोत जो हैं वो बोलियाँ हैं, और उन बोलियों के तत्व जब तक नहीं लाए जाएंगे तब तक भाषा पुनरुज्जीवित नहीं हो सकेगी। कविता की भाषा से मेरा आशय है, हिंदी भाषा नहीं, कविता की भाषा तब तक पुनरुज्जीवित नहीं होगी। तो मैं अनुवाद की भाषा की बात जब मैं कह रहा था तो मेरा अर्थ ये था कि जैसे वो कविता किसी और देश की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कविता हो, वो कविता जैसे किसी और लोक की हो, कुछ इस तरीके से इस रूप में आती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये, इसीलिए वो कविता कटी है। उर्दू कविता क्यों नहीं कटी है? उर्दू कविता आज भी, और गंभीर उर्दू कविता बड़े आराम से मंच पर सुनाई जा सकती है, सुनाई जाती है। कैफी आदमी कहीं जाएंगे तो उनको कोई नहीं सुनेगा। लेकिन हिंदी के कोई भी गंभीर कवि जो हैं उनके पास क्या ऐसी कविताएं हैं कि जो ले जा करके सुना सकें और मंच पर उस तरीके से। तेलुगु में तो सारी की सारी गंभीर कविताओं का किस तरीके से जनता के साथ संलाप है, सोचिए आप। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग, कवि जो हैं वो उस तरीके से अपने को अलग थलग करके बिल्कुल अखबारों और अकाडेमिया की दुनिया में ही कैद होकर नहीं रह गए हैं। मुझे लगता है हिंदी वाले जो हैं सिर्फ अपने को बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में बंद करके रख देते हैं, अखबार, यूनिवर्सिटी और शुद्ध बौद्धिक वातावरण में बंद करके रह गए हैं। जब तक उससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, मैं मानता हूँ ऐसा। तो अब इसी सिलसिले में आपसे पूछें हम दिनेश जी कि आप करीब, जहाँ तक मुझे मालूम है, करीब 20 वर्षों से तो आप दिल्ली में ही हैं और दिल्ली के पूरे साहित्यिक माहौल को देख रहे हैं। 15-16 साल से आप दिल्ली में हैं, और फिर आप भाषा में बोलियों का जो महत्व है उसको रेखांकित कर रहे हैं, और उसकी खुद आपके काम में वो झलकता भी है। तो आखिर वो कहाँ है? मतलब दिल्ली में तो आप देखते हैं कि ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस नहीं हो रही है, फिर ये कहाँ है आखिर? कविता सुना देता हूँ। कविता ही से भीतर कवि थे, बाहर कविता, ये सुन लीजिए आप। उसमें मैं शायद कविता में ही बेहतर तरीके से बात कह सकूं। पढ़ देता हूँ। भीतर कवि थे, बाहर कविता, बाहर सड़कें पिघल रही थीं, कविता उन पर खेल रही थी तारकोल में जीवन जल के स्वप्न। अभी यहाँ फिर वहाँ, वहाँ फिर लप लप पानी चमक रहा था तलवारों सा। भीतर कवि थे, खंडन मंडन और विखंडन के घनघोर चल रहे थे घन। नमस्कार थे, पुरस्कार थे, शब्दों के मीना बाजार थे। साए साए चलते थे कूलर, शीतलता थी तनी भ्रकुटी भंगिमा वक्र। कवि कांप रहे थे, किन्हीं 7 परतों के भीतर ढूंढ रहे थे वे जीवन को। कविता से आतंकित कवि थे, गोपनीय थी बहस।
बाहर कविता खेल रही थी जीवन जीवन, गुल्ली डंडा नोन तेल की पदी पदव्वल। गा गा कर आवाज लगाती बीरानी, सूनी गलियों में घुस कर गूंज रही थी कविता। उमड़ रही थी वो जुलूस में, सूखी डालों पर कोंपल सी फूट रही थी। भीतर कवि थे आत्ममुग्ध, गुट गठित, सुरक्षित। बातें थीं, बातों में जन थे, बाकी जो था सब निर्जन था। उस अनुकूलित सभागार में नपा तुला उनका यथार्थ था। गद्य गद्य था, प्रथुल पद्य था, भीतर कवि थे, बाहर कविता। दरअसल इसके विषय में भी मैं आपको बता दूं, ये फरवरी का महीना आज से 2-2.5 साल पहले का था। पुस्तक मेला हुआ था, ये 3 वर्ष हो गए। तो मुझे पता लगा कि कुछ कविगण कविता पर आए हुए कुछ एक संकट से, कि एक विशेष प्रकार की कविता को इधर बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, ऐसा कहते हुए कुछ वरिष्ठ कविगणों में घबराहट सी हुई और उन्होंने एक मीटिंग आयोजित की। तो मैंने उन वरिष्ठ कवि से एक से पूछा, मैंने कहा क्या इसमें मैं आ सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसमें सब लोग नहीं बुलाए गए हैं, इसमें बाई इनविटेशन ओनली आया जा सकता है। फिर मुझे पता नहीं लगा, कई लोगों ने बताया जो वहाँ पर गए थे, कि उसमें सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कविता में फासिज्म बहुत तेजी के साथ घुसने वाला है, क्योंकि उसमें लय और छंद की वापसी की बात होने लगी है। और इसी चीज़ को लेकर के वहाँ पर लोगों ने बड़ी बड़ी चिंताएं और दुश्चिंताएं जाहिर की कि हिंदी कविता में लय और छंद के नाम पर फासिज्म घुसने वाला है। और इसमें मुझे बताया गया कि मेरा नाम ले करके बाकायदे अटैक भी किए गए। नाम मेरा ही लिया गया था, और लोग भी, शायद कुछ लोग निशाने पर थे। लेकिन उसी समय मेरी ये पुस्तक आई थी, कभी तो खुले कपाट, और उसको 2 तरीके से इस कविता पर, एक तो उनको ये चिंता हो रही थी, और उसको सिर्फ छंद और लय की वापसी के नाम पर उसको ट्राइवियलाइज किया जा रहा था। और मुझे इस बहस में ये कहा गया कि नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं। इसको आप करिए, बताऊं मुझे किसने बताया था। ये वैसे बता ही देता हूँ क्या है मित्रों से। मुझे भगवत रावत जी ने बताई ये बात मुझको बताई निर्मला गर्ग ने। और वहाँ पर ऐसा नहीं था कि वो क्लोज्ड रहा हो, वो सेमी ओपन था। ये गोष्ठी राजेंद्र प्रसाद हाल में हुई थी, या उसके ऊपर वाले कमरे में कहीं हुई थी। 2-3 साल पहले की बात है। उसके बाद से ये प्रायः ये कहा गया, इस पर जोर ही था एक्चुअली लोगों का, कि लय और छंद की वापसी खतरनाक बात है। मैंने इस चीज को कई जगहों पर बड़ी शिद्दत के साथ अनुभव भी किया, कि जैसे कि ये इसी इतने मात्र से इसमें जैसे कविता की ये भी कहा गया कि कविता में लय लाने से कविता अगंभीर हो जाती है। ये भी कुछ लोगों से मैंने सुना। यानी अब वो युग गया जब कविता में कुछ भी पद्यात्मकता हो सकती है। अब कविता गद्य में ही हो सकती है, ऐसी भी स्थापना है सुनी। लेकिन कविता तो हो, गद्य में ही हो। कविता गद्य में बिल्कुल हो सकती है, शुद्ध गद्य में है ही है, तमाम कविता गद्य में। तुलसीदास की रामायण भी तो गद्य में है, पूरे के पूरे उठा लीजिए, आपको सीधे गद्य मिलेगा। कौन कहता है गद्य में? गद्य में कविता हो सकती, बल्कि गद्यम कवि नाम निकषम वदंती, ऐसी क्या बात है। लेकिन ये तो गद्य भी नहीं है प्रॉपर, जो अधिकांश कविता लिखी दिखाई जा रही है। इसमें मुझे लघु पत्रिकाओं से ये के बारे में मुझे ये है कि लघु पत्रिकाओं से जिस चीज की उम्मीद थी कि कविता के नए रूपों को आगे बढ़ाएंगी, वो न करके लघु पत्रिकाएं भी उसी राजनीति के शिकार होती जा रही हैं, जिसकी कि बड़ी पत्रिकाएं शिकार रहीं। और ये जरूरी है इसलिए कि बिल्कुल नई नई जगहों से लाए जाएं, और कविता को वास्तव में अगर रिसस्टिकेट करना है, उसकी सांस में सांस फिर डालनी है, या तो मान लीजिए कि कहीं कोई समस्या ही नहीं है, हिंदी कविता बहुत बढ़िया लिखी जा रही है और जनता खूब बाँच रही है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इस कविता को लोगों तक कैसे ले जाना है, कैसी कविता लोगों तक जाएगी, ये मंच में जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हम लोग, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम लोग खुद भी सीख पाएंगे। हमको एक्चुअली मंच पर जाकर सीखना भी होगा।
जाना चाहिए मंच पर। अच्छा, ये तो हुई इधर की बात, लेकिन अगर आप कुछ पुराने ज़मानों की बात याद करें, जब साहित्य को लेकर, ख़ास तौर से कविता को लेकर आपके अंदर नया नया रुझान पैदा हो रहा होगा, तब से लेकर वो कोई ऐसा एक कट ऑफ पॉइंट जैसा है जहाँ तक आपको लगता है कि हाँ, ये अगर प्रवाहमान रहता तो एक स्थिति होती, और जो अब हालात बन गए हैं वो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि वो नहीं, कैसे ऐसा हैं। है कि एक तो बड़ी सशक्त धारा रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन नागार्जुन, केदारनाथ, त्रिलोचन, केदार अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, और बाद की कविताओं में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी भी, और इसके बाद धूमिल, और उसके बाद गोरख। ऐसे अगर अगर गोरख के और भी तमाम साथी गोरख के साथ उस तरीके से लिख रहे होते तो मुझे लगता है कि ये परंपरा गोरख पर आकर के एक तरीके से टूट जाती है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मैंने स्वयं भी बहुत कम लिखना जारी रखा, क्योंकि मैं लिखता तो आ रहा हूँ 25 साल से, इसमें 25 साल पुरानी कविताएं इसमें भी हैं, लेकिन दिक्कत ये रही कि मैं नौकरी के सिलसिले में ऐसी ऐसी जगहों में रहा जहाँ कहीं लिखत पढ़त का कोई सवाल ही नहीं था, और मेरी आदत यह है कि जब तक मैं लिखने पढ़ने वालों के साथ भी बातचीत न करता रहूं तब तक भले लिखूं, लेकिन उसको मैं संग्रहित नहीं कर पाता था। इसी तरह पर्चों में लिखता था और वो खोती जाती थी, और गोरख के न रहने के बाद फिर मैंने लगभग नहीं लिखा कुछ दिन। मुझे लगा कि ये सब निस्सार है, लेकिन यद्यपि वो एक व्यक्तिगत दुख की बात थी। मुझे लगता है एक ब्रेक पॉइंट ये है सबसे बड़ा कि धूमिल और गोरख, इन दोनों के बीच में भी एक तो गैप है, वैसी कंटिन्यूटी नहीं है कि एकदम धूमिल और गोरख एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। और धूमिल और गोरख में भी विरोध भी था, ये भी मैं बता दूं आपस में। धूमिल के की कविताओं के गोरख कुछ अंशों के बहुत विरोधी भी थे, लेकिन ब्रॉडली अगर ये चलता रहता और इनके साथ और भी लोग होते, इन कविताओं को अगर आगे बढ़ाया जाता, दुर्भाग्य से ये अकाल कवलित हुए दोनों आदमी। ये मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा नुकसानदेह तो ये रहा। और दूसरा, जो हिंदी कवियों का मंच पर जाने का छूटा है, ये ऐसा लगता है कि मंच पर जाने की आदत तो नागार्जुन जी की जो पीढ़ी है उसके बाद के कवियों में रही ही नहीं। ये टूटे हुए कोई आज 20-25 साल नहीं हुए हैं, ये टूटे हुए क्रम हो गया है, मुझे तो लगता है कि कम से कम 50 साल लगभग कहिए। यानी वो जो त्रयी है उसके बाद किसी के पास भी ऐसी कविता नहीं है जो ले जा करके मंच पर पाठ कर सके। जब तक मंच, क्योंकि हिंदी कविता तो मंच से ही जिंदा रहती आई है। शिवमंगल सिंह सुमन वगैरह को देख लीजिए आप, ये जब तक रही, ये भी उसी पीढ़ी के ही मानता हूं मैं, मतलब जाहिर उनसे थोड़ा सा बाद के। लेकिन इन सबों के बाद किसी के पास किसी ने भी गंभीर रूप से, या तो गलेबाज रह गए, गीतकार रह गए, नवगीतकार रह गए, सिर्फ वही रह गए मंचों पर। और अब तो नवगीतकार भी नहीं जा सकते, तो सिर्फ विदूषक व भंड रह गए। धीरे धीरे ये जो रणछोड़ दास वाली प्रवृत्ति अपनाई गई, ये बहुत नुकसानदेह थी, क्योंकि निराला, पंत, महादेवी सभी कवि सम्मेलनों में जाते थे। आप देख लीजिए, ये सब एक्टिवली कवि सम्मेलनों में जाया करते थे। भारतेंदु तो जगह जगह जा करके गद्य पढ़ के सुनाते थे, और कविता तो कविता छोड़ दीजिए। यानी विशाल एक जन समुदाय से मुखामुखी हो करके जब तक कविता नहीं लाई जाएगी तब तक कविता का उद्धार नहीं है, मुझे ये कहना है। ये होगा कैसे? इसके लिए कोई एक विशेष आंदोलन, कोई एक कोई विशेष आंदोलन ऐसा कर दे, ऐसे नहीं। अपनी तरफ से भी पहल करनी पड़े तो करना चाहिए। हूट होने के लिए भी तैयार रहना चाहिए माइंड। अगर हूट होते हैं तो हों, वहां से सीखें। निराला जी भी हूट हुए हैं बाय द वे, ये भी मैंने कई लोगों के संस्मरण में सुना है, और निराला जी ने वहां सीखा है। दूसरे, कविता की वाचिकता जो है, अभी भी जो कविता लिखी जा रही है उसमें बहुत सारी वाचिक तत्व तो हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वाचिकता का एक जो वाचिकता की परंपरा ही चूंकि समाप्त हो गई, तो जो कविता वाच्य है, जो कविता उस तरीके से पाठ की जा सकती है, वो पाठ न करने का भी हिंदी कवियों में एक दोष है। वो सारी कविता भी ऐसी है जो कि पाठ की जा सकती है, मैं ये समझता हूँ। पाठ करने का तरीका, इसके लिए सबसे अच्छा एक तरीका जो ज्ञानेंद्र पति जी ने हमको सलाह दी थी, हमको क्या सलाह दी थी वो सबसे बात कर रहे थे,
उनका ये कहना था कि कवियों को अपने कैसेट तैयार करवाने चाहिए अपने प्रकाशकों से, और पाठ करना चाहिए कविता का इस तरीके से कि वो पाठ के रूप में भी रहे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के साथ कविता को भी आगे बढ़ना चाहिए। और नई टेक्नोलॉजी में हम तो ये कहते हैं कि कंप्यूटर पे क्यों ना हमारी कविता की वेबसाइट क्रिएट की जाए, होनी चाहिए, है नहीं जहां तक मैं समझता हूँ। हिंदी कविता से मेरा मतलब है कंप्यूटर पे वेबसाइट क्रिएट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और कविता उस तरीके से साउंड की भी वेबसाइट होती है क्या? अगर हो सकती है तो कविता की के पाठों की वेबसाइट्स होनी चाहिए कि अगर कोई सुने तो कम से कम थोड़ी देर के लिए ऊर्जास्वित हो आदमी। कविता की साउंड वाली वेबसाइट्स बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसी क्रिएट कीजिए। और इनको मैं समझता हूँ ये सेल्फ सस्टेनिंग हो सकती हैं अपने आप, मतलब आर्थिक रूप से ये कोई प्रकाशकों के लिए भी कोई ये ऐसा असंभव दुष्कर कार्य नहीं होगा। मुझे लगता है इससे उनका फायदा ही होगा। तो कविताओं के कैसेट बनने चाहिए। नहीं, लेकिन अगर तुलसीदास बिना वेबसाइट के हैं तो फिर क्या है, फिर क्यों? नहीं, ऐसा है कि तुलसीदास बिना वेबसाइट के नहीं है। तुलसीदास की वेबसाइट उस समय तैयार हो गई थी मंच पर। और आप कृपा करके याद करिए, तुलसीदास ने अपनी वेबसाइट सबसे पहले खुद बनाई थी, रामलीला करवाते थे बनारस में। रामलीला तुलसी की करवाई, रामलीला ही से रामलीलाएं यूपी में जो भी पूरे फैली हिंदी भाषी क्षेत्र में, वो वहाँ तुलसी रामायण पर रामलीला होती थी। ये क्रिया तुलसीदास ने खुद शुरू कराई थी। तो तुलसीदास ने मंच क्रिएट कराया था। और उस समय चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मंच तो था नहीं, फिजिकल भौतिक मंच था। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो कविता का बाल पतंग भी मंच पर ही उदय हुआ था। और सुन लीजिए क्यों, सूरदास का ही जिंदा है। सूरदास के पास भी एक मंच था जहाँ से वल्लभाचार्य भाषण देते थे, अपने प्रवचन करते, थोड़ी देर में आकर के सूरदास जैसे एक भजन सुनाते थे। इसलिए सूरदास जिंदा है। उस समय मंच चलते फिरते साधुओं के, सदुक्कड़ों के, कबीर के, ये क्यों जीवित है? कबीर भी क्यों जीवित है? कबीर ऐसे ही नहीं जीवित है। कबीर का भी एक लोक में जो प्रचार कैसे हुआ, एक तो कबीर पंथियों के मठ तो थे ही, इसमें दो राय नहीं। लेकिन एक बार मठ में आदमी ने सुना तो वो एक आदमी से दूसरे आदमी से, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी से लय और छंदबद्ध होने के नाते ही नहीं, इस नाते भी क्योंकि वो लोक का स्वभाव लेके लोक रंग में पूरी तरह पगी हुई कविता आती थी, इसलिए भी उसे लोग लपक लेते थे और आदान प्रदान करते थे विचारों का। ये भी एक वजह थी सबसे बड़ी। तो वेबसाइट उन्होंने क्रिएट की थी अपने समय के संगठनों में, मठों के माध्यम से, साधुओं की टोलियों के माध्यम से, रामलीला के रंगमंच से, हरिकथा के रंगमंच से। हरिकथा का पूरा एक ट्रेडिशन था जहाँ से इन्हीं लोगों की कविताएं बांची जाती थी, सूर के पद ही बांचे जाते थे। तो उन्होंने क्रिएट की थी, ये सच है। और छोड़िए आप, रीतकालीन कविता के बारे में कहा जाता है वो सिपाहियों को याद थी। पद्माकर की कविताएं सिपाहियों को भी याद होती थी। रीतकालीन कविताएं जो फौज में अंग्रेजों के सिपाही काम करते थे, उन्हीं के मुंह से सुन करके। और किसी अंग्रेज ने वो कौन सी एक किताब लिखी थी, उसने हिंदी कविताओं का, उस जमाने का कोई अंग्रेज अधिकारी था, उस पुस्तक का भी जिक्र आया है कहीं, और शायद वो पुस्तक पुनर्प्रकाशित हुई है, हिंदी में अनुवादित हुई है, कि उसने जो है रीतिकालीन कवियों के बहुत सारे छंद सिपाहियों के मुंह से सुन करके लिए। तो कविता तो इस तरीके से रहती थी, ऐसा नहीं। तो ये मंच थे। तो मैं सिर्फ वेबसाइट मात्र की बात नहीं कह रहा हूँ, मंच अभी भी कवि मंच जो है उसको पकड़ना चाहिए। और लघु पत्रिकाएं हैं, ये एक बहुत बड़ा मंच है। लेकिन लघु पत्रिकाओं में वही है कि जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। बल्कि और अगर आप ईमानदारी की बात, तो ये मैं सही बताऊं कि लघु पत्रिकाएं एक छोटे से बौद्धिक सर्किल को छोड़ करके और बहुत जगहों पर नहीं बहुत ज़्यादा प्रचारित है। यहाँ तक कि व्यावसायिक पत्रिका हंस भी, उसका भी एक बहुत छोटी सी रीडरशिप है, 4-5 हज़ार की, इससे ज़्यादा की नहीं है। छोटी सी तलैया है, उसी में हम सब लोग छपाछप कर रहे हैं। अगर मात्र उतने से यही गति हिंदी कहानी की भी होने वाली है, आप देखते जाइएगा। कविता, चूंकि कविता का रोग इसलिए ज़्यादा दिखता है क्योंकि कविता सबसे ज़्यादा प्रयोग में आती थी। लोग बातचीत में कविता का इस्तेमाल करते थे, कहानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप बातचीत में। अपने डायलॉग्स में कविता का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कहानी का नहीं कर सकते। तो
कहानी को जो क्षति हुई है वो सबसे ज्यादा साफ प्रत्यक्ष दिख रही है। सॉरी, कविता को जो क्षति हुई है वो प्रत्यक्ष दिख रही है, कहानी को भी ये क्षति हुई होगी। तो इसलिए वेबसाइट क्रिएट करना कोई गलत नहीं। तुलसीदास जी अपनी वेबसाइट क्रिएट किए थे। लेकिन अब अगर आप देखिए तो इस मुद्दे पर भी, मगर हाँ, बिना लोक के हुए उनकी कविता अगर तुलसीदास ने संस्कृत में लिखी होती, तुलसीदास ने इसीलिए तो लोक में उन्होंने लिखी है। जायसी का ही फार्म उठाया है तुलसीदास ने। कहाँ से उठाया तुलसीदास ने इसलिए उठाया क्योंकि चौपाइयाँ फौज के सिपाही ढोलक पर गाया करते थे, इसीलिए जायसी ने भी वहीं से उठाई है। सिपाहियों की ढोलक से आई है चौपाई, ये याद रखिएगा। और चौपाई तुलसीदास ने भी वही सिपाहियों की ढोलक से ही उठाई है। दोनों आदमियों ने, दोनों संत कवि थे, मतलब दोनों की ही चौपाई का रूपक जो उठाया गया है वो उन्होंने वो अवध की फौजों के कैंपों से ही जो सिपाही थे उनसे उठाया। दोनों वहाँ वो किस रूप में थी आप कहते हैं? लोक गीतों के रूप में थी, लोक प्रेमाख्यानों के रूप में थी। अच्छा, प्रेम आख्यानों के रूप में, और चौपाई उस रूप में जीवित थी। वहीं से उन्होंने उठाया ये फॉर्म। तुलसीदास तो कहते ही हैं एक्चुअली एक जगह बहुत साफ साफ सभी कहते हैं, असल में कबीर भी कहते हैं, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। भाखा उठा के लाते हैं, साफ साफ कहते हैं भाखा जल उठा के ला रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत शारदा आवत धाई। शारदा यानी सरस्वती जो है वो तो विधाता के वहां ऊंचे आकाश में नहीं रहती है, वो लोक के बीच से आती है। दूसरी कहते हैं गति कूर कविता सरित की, कविता की नदी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी बह रही है। और गिरा ग्राम्य सिय राम जस गाँव ही सुन ही सुजान। गिरा ग्राम में जो है, गांव की गिरा जो है, वहां से उठाया है उन्होंने, गांव वालों की बोली। गिरा ग्राम में सिय राम जस गाँव ही सुन ही सुजान। साफ साफ कहा है कि हम ग्राम में गिरा में लिख रहे हैं। तो संस्कृत बहुत बड़े विद्वान थे, ये प्रूव करने के लिए उन्होंने हर चैप्टर के हर कांड के पहले संस्कृत जरूर लिख दी है, ये सिद्ध करने के लिए कि मैं संस्कृत का से अनभिज्ञ नहीं हूँ। तो वो भी उन्होंने हर जगह शुरू में दी है, लेकिन कविता इसी में की। अच्छा, अब अगर हम यहीं आपसे ये भी पूछें कि इन सवालों पर जिन पर अभी आप चिंतित हो रहे हैं, इन पर क्या कोई जेन्युइन चिंताएं आपको दिखाई देती हैं जिन पर इस तरह से बहसें हो रही हैं और जिससे इस डेडलॉक से निकलने का कोई प्रयास? देखिए, ऐसा है, ये चिंता सबको है कि हिंदी कविता पाठक से कट गई है। अब ये चिंता तो गूंज रही है लगातार, सब लोग कह तो रहे हैं ये बात, और ये बात इसको लेकर के काफी गंभीर कोई स्ट्रेटजी कोई बनी हो या कोई गंभीर प्रयास हुए हो इसको दूर करने को, सो मुझे नहीं दिखते हैं। इस पर बहस तो मैंने देखा है कि शुरू हो गई, लेकिन इन सब चीज़ों पर समय लगता है। मुझे उम्मीद है कि कुछ अब जैसे ऐसे कवि आवे तो इस चीज़ को आगे बढ़ावेंगे, मुझे उम्मीद है तो मंच तक कविता को ले जाए। फिलहाल सबसे पहला तो यही है कि मंच तक कविता को पुनः ले जाया जाए, और वो मंच जो है विश्वविद्यालयों के मंच नहीं होने चाहिए मात्र, वो छात्रों के बीच में इंडिपेंडेंटली जाना चाहिए, उनको मजदूरों के बीच में जाना चाहिए, किसानों के बीच में जाना चाहिए। और ये सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता जैसे राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल तो नहीं ले जाने से रहे, ऐसे राजनीतिक आंदोलन इस चीज़ को ले जा सकते हैं, जो जन आंदोलन है। इस समय तो जन आंदोलन स्वयं एक दूसरी ही स्थिति में है, खास करके जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर एक मंच मिल सकता था, इस समय वो स्वयं ही बहुत ढीले और एक ढलान की स्थिति में। तो ये एक चिंता की विषय का विषय ये है कि जो कविता के संभावित मंच हो सकते थे, ऐसे जन आंदोलन अभी बहुत तेज नहीं है, और वहाँ भी अभी एक्टिविज्म जब बढ़ेगा तभी उनके माध्यम से कविता जा सकेगी। इसलिए कवियों को इस बीच में स्वयं ही कुछ छोटे मोटे अपने प्रयत्न करने होंगे, जिनके परिणाम बहुत चमत्कारी नहीं होंगे, लेकिन शुरुआत तो होगी, ये मैं मानता हूँ। कवियों को स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा, इस विषय पर सोचना समझना चाहिए। 2-4 कविताओं का आप प्रश्न करें तो सबके पास हैं 2-4 कविताएं, तो फिर 2-4 तो शायद ही कोई हो जिसके पास ना हो, लेकिन एक पूरे बहाव के रूप में एक सॉलिड पैनोरामा के रूप में, एक पूरे परिदृश्य के रूप में, उस तरीके से नहीं है
ये दो चार करने से नहीं होगा। दो चार तो सभी के, हम सब के पास हैं दो चार कविताएं, लेकिन ऐसी कविताएं सब लोग लिख रहे हों, प्रिपॉन्डेरेंस किसकी है, प्रमुखता किसकी है, ये देखिए। हाँ, दो चार कविताओं से मात्र से ये चीज़ नहीं होगी। इसलिए मैंने ये कहा कि धूमिल तक वो धारा बहुत तेज है, उसके बाद गोरख अकेले बच जाते हैं। बड़े बड़े कवियों में दो चार कविताएं वो सबके तमाम लोगों के पास मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं है। उदय प्रकाश की भी एक दो कविताएं ऐसी ऐसे तो आप कह सकते हैं, लेकिन बाकी सब अधिकांश आप दूर तक देख जाइए तो बहुत थोड़े लोग हैं। हाँ, रिवाइव करने का एक चलन डंगवाल जी का जरूर है कि वो पुनः ऐसी चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने भी सुना है। मैंने उनकी इधर कुछ कविताएं पढ़ी भी हैं, पहल में ही पढ़ी हैं, और वो कविताएं हैं ऐसी जिनमें कि ये चीज़ कही जा सकती है। दूसरा, ये सहारा में कौन, उनके पास भी ये चीज़ है, क्या नाम है उसका? संजय कुंदन की भी कुछ कविताएं इस तरीके से हम कह सकते हैं। संजय कुंदन में भी ये चीज़ दिखती है, नए कवियों में संजय कुंदन है और विनय सौरभ है, उसमें भी कुछ दिखता है। तो ये सुखबुगाहट है। हाँ, मैं इसको सुखबुगाहट कहूँगा। ये सुखबुगाहट शुरू हुई है, बिल्कुल ठीक है और अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी लोगों से ये जुड़ नहीं पा रही है। अभी भी ये सारी कविता चाहे जिसकी भी हो, वो अभी उस तरीके से मास लेवल पे मास जुड़ाव नहीं है जैसे गोरख की कविताओं का हो गया था। गोरख की कविताएं बाकायदे मजदूर आंदोलनों में गाई जाती थी, यहाँ तक कि जैसा इरफान भाई को पता है कि अब तो कविताएं चुराई जाने लगी हैं कमर्शियल मंच से भी। तो गोरख की कविताओं का जैसा प्रसार हो रहा था वैसा नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपने अपने स्वास्थ्य की दिक्कतों के बावजूद हमारे साथ इतना समय गुजारना मंजूर किया और अपनी इतनी अच्छी कविताओं से हमारे संग्रह को बढ़ाया। इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। मैं और के आपको ख़ास तौर पर एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आपको, धन्यवाद साथी।